नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं समाचार प्लस। समाचार प्लस आपके लिए लेकर आया एक बेहद खास शो जिसका नाम है चुनावी खबरों का पंचनामा। जी हां, चुनावी खबरों का पंचनामा। और इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे पर्दे के पीछे की सारी कहानी और जानने की कोशिश करेंगे हर सियासी दांवपेच को, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अविनाश। तो अविनाश, आज जिन 5 बड़ी खबरों का हम विश्लेषण करने वाले हैं उनमें सबसे पहली बात यही है कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन। तो इसके बारे में क्या अपडेट है, क्या है, उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइए। जी मृत्युंजय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 दिसंबर का दिन यूपी की सियासत के लिहाज से काफ़ी अहम दिन रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जहां एक तरफ योगी के गढ़ गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स की इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए तो मेरठ में भी काफ़ी खास दिन रहने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और रालोद दोनों का जो है चुनावी गठबंधन होने वाला है, जिसको लेके अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगर बात किया जाए ताज़ा अपडेट मैं आपको बता दूं कि इसके लिए समाजवादी पार्टी और रालोद ने एक बड़े स्तर पर रैली का आयोजन किया है और इसके कई आयाम हैं। इसको लेके काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी, उसको अंततः एक मुकम्मल रूप दिया जा रहा है और सपा और रालोद के बीच जो गठबंधन की बातें अभी तक सामने आ रही थी उसका ऐलान जो है 7 तारीख के रैली में होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि संजय लाठर जो विधान परिषद के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी सपा से विधान परिषद के सदस्य जो संजय लाठर हैं, वो अभी से जाके वहाँ मोर्चा संभाल लिए और तमाम जो तैयारियाँ जो चल रही हैं उसका उन्होंने जायजा लिया है और बहुत विशाल स्तर पे, बहुत व्यापक स्तर पे और ज़्यादा जन समर्थन मिले रैली को कैसे सफल बनाया जाए और जो भी एक रैली के पहले की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, औपचारिकता होती हैं, उसको जो है वो पूरा कराने में जुटे हुए हैं। तो आप ये समझिए कि इतने दिनों से जो चर्चा चल रही थी सपा और रालोद के गठबंधन को लेके, तो कहीं ना कहीं उसको जो है अब अंतिम पायदान को बात पहुंच। तो अविनाश, मेरा सवाल यही होगा कि सीटों का बंटवारा किस तरह से होने वाला है दोनों पार्टियों के बीच में, क्योंकि जैसा मुझे सुनने में कुछ वक्त पहले खबरें आई थी कि 60 सीटों की मांग राष्ट्रीय लोकदल ने सपा से की है। तो अगर 60 सीटों की मांग राष्ट्रीय लोकदल ने सपा से की है तो सपा का क्या इस पे रिस्पॉन्स रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, सपा की जो अभी तक की रणनीति रही है, सपा जो है 300 सीटों पे खुद चुनाव लड़ेगी जी, और 100 सीटों पे अपने सहयोगी दल के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने के बारे में वो विचार कर रही है समाजवादी पार्टी जी। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उसके साथ कई बड़े दल और क्षेत्रीय दल कह लीजिए जुड़े हैं जी। सुहलदेव की पार्टी, हाँ जी, शिवपाल यादव की पार्टी, रालोद जयंत चौधरी की पार्टी, बिल्कुल। और आप देखेंगे तो 100 सीटों में लेके कहीं ना कहीं खींचतान मचेगी कि जो उनके साथ सहयोगी दल जुड़े हुए हैं उनको कितने सीटों पे कौन से दल को उसकी भूमिका के अनुसार कितनी सीटें दी जाए। अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बात की जाए शिवपाल यादव की, तो शिवपाल यादव भी लगातार इसी बात पे अड़े हुए हैं कि हम 100 सीटों की मांग करेंगे। जो हमारे समर्थक हैं उनको जो है अच्छी भागीदारी मिलनी चाहिए। टिकट को लेके कहीं ना कहीं दांव पेच वहाँ भी उलझा हुआ है, अभी उसको भी लेके कोई एक मुकम्मल शक्ल नहीं अख्तियार हो पाया है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कि आखिर में इन लोगों के गठबंधन का प्रारूप और स्वरूप क्या रहने वाला है। आपने अच्छा दिलाया विनाश कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिस तरह से कुछ वक्त पहले गठबंधन की खबरें आ रही थी, अक्सर शिवपाल यादव ने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और अविनाश ऐसा अखिलेश यादव नहीं चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि उनके रुख को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नहीं चाहते थे कि गठबंधन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ किया जाए। अखिलेश यादव की तरफ से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरीके से शिवपाल यादव बढ़ चढ़ के इस गठबंधन को लेकर पेशकश करते हुए नजर आए समाजवादी पार्टी के स्तर पे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्तर पे क्या बातचीत हुई है, वो तो बार बार कह रहे हैं कि हम जो है शिवपाल यादव के साथ प्रगतिशील समाजवादी की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेंगे। बात आज का जो अहम मुद्दा हम लोग की चर्चा का रहने वाला है वो जयंत चौधरी। तो जयंत चौधरी का जिस तरीके से इतने दिनों से सुगबुगाहट थी कि सपा के साथ उनका चुनावी गठबंधन हो सकता है, तो उसको लेके अभी कुछ ही दिन पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि रालोद जो है, रालोद को 36 सीटें मिलेंगी जी। वो रालोद की मांग 50 सीटों पे थी, जिस पे कहा जा रहा है कि रालोद के सिंबल पे जो है 30 उम्मीदवार, रालोद के सिंबल पे जो है जो 36 लोगों को टिकट दिया जाएगा अगर गठबंधन होता है तो। जिस तरीके से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं तो 30 सीटों पे रालोद के प्रत्याशी रालोद के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और 6 सीटों पे समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है 36 सीटों में से। पूरे गठबंधन को देखेंगे तो एक अजगर एक समीकरण होता था पश्चिमी यूपी में, आप जानते होंगे, जिसमें अजगर जिसको कहा जाता था अहिर,
ज से जाट, ग से गुर्जर गुर्जर और र से राजपूत। जी बिल्कुल। तो उस समीकरण के साथ अगर मुस्लिम जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए जो है और रालोद के लिए जो है एक संभावनाएं बन सकती हैं कि शायद वो पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पे जो है अपनी मजबूती जो है दमदार तरीके से दिखा सके। अविनाश, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपको ऐसा नहीं लगता राष्ट्रीय लोक दल का ये जो इस बार समीकरण बना है जिसकी आपने बात की थी कि जाट और मुस्लिम, तो ये वही समीकरण है जो चौधरी चरण सिंह जी के लिए एक बहुत ही अच्छा साबित हुआ था 1980 और 90 के दशक में। जी बिल्कुल वही समीकरण इस बार फिर दोबारा निकल के आया है। विरासत से निकले हुए नेता हैं और चौधरी अजीत सिंह के जाने के बाद, पिता के निधन होने के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पार्टी के मुखिया भी हैं और उनकी कोशिश तो है कि पार्टी के कुनबों को कैसे बढ़ाया जाए। वो अलग अलग पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं, उनके तो चुनावी घोषणा पत्र भी आ गया है जी। और उनका तो एक बीच ऐसी भी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस का जैसे एक कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलने जुलने का एक सिलसिला चला। प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी के बीच में एक पुल का काम, एक सेतु का काम कह लीजिए, दीपेंद्र हुड्डा निभा रहे थे क्योंकि दोनों 2009 से 2014 का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, एक साथ सांसद रहे हैं, तो दोनों के बीच में अच्छे संबंध है और स्नेहिल संबंध रहे हैं, तो इस नाते इस बात को आगे बढ़ा रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी जाने की उनकी खबरें ऐसी सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बीते दिनों जयंत चौधरी ने मुलाकात की, उसे सियासी बाजारों में फिर एक बार ये खबरें जो है गर्म होने लगी कि जयंत चौधरी जो है सपा के साथ जो है गठबंधन करते नजर आ सकते हैं। अविनाश, वक्त हो चुका है हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ने का। जैसे अविनाश, आपने देखा होगा पिछले 20 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के 4 दौरे किए हैं, जहां पर कुशीनगर, सुल्तानपुर, ग्रेटर नोएडा, झांसी, लखनऊ, इन जगहों पर काफ़ी उन्होंने दौरे किए हैं। 4 बड़े दौरे थे इनमें से। तो इस बार भी जो दिसंबर में वो दौरे करने वाले हैं वो चुनाव को किस तरह से प्रभावित करेगा, ये हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 7 तारीख को भी आने वाले हैं, तो पूरे दिसंबर में जो उनके दौरे हैं वो किस तरह से चुनावों को प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि अपोजिशन भी लगातार रैलियां कर रहा है। तो इसको लेकर के क्या अपडेट है अविनाश, वो मैं जानना चाहूँगा आपसे, प्लीज उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, जहां 7 दिसंबर को रैली अखिलेश यादव और जयंत दोनों मिलके मेरठ में कर रहे हैं, वहीं योगीगढ़ में गोरखपुर में रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसको लेके युद्ध स्तर पे तैयारियां चल रही हैं। पार्टी के बड़े नेता भी पहुंचने शुरू हो गए हैं और 7 तारीख को एम्स का और जो खाद कारखाना है उसका लोकार्पण होना है। तो एक बहुत मेगा रैली होनी है जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि 4 लाख जन सैलाब उमड़ सकता है, मतलब 4 लाख लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। तो एक बड़ा कार्यक्रम है और लंबे समय से इसकी मांग भी थी स्थानीय स्तर पर, इसके रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री के आगामी कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने वो 4 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। जी बिल्कुल, वही मेरा सवाल था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का यूपी में दौरा हो रहा है उससे जो है सवाल ये लाजमी है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री के दौरे होते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है 7 तारीख को गोरखपुर में रहने वाले हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 11 दिसंबर को भी वो बलरामपुर में रहने वाले हैं, जहाँ वो जो है सरयू नहर परियोजना उसका भी लोकार्पण, एक 9 जिलों में जो है पानी की जो किल्लत है, जो बुंदेलखंड इलाके और तमाम उससे जुड़े हुए जो इलाके हैं, जो पानी की समस्या उससे निजात दिलाया जाए, किसानों को जो है सिंचाई की बेहतर सुविधा मिले, इसको लेके जो है एक बहुत अच्छी पहल जो है सरकार की ओर से हुई है। और 11 तारीख का भी कार्यक्रम रहने वाला है। खैर इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो जो मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, जो सरयू नहर परियोजना है वो 78 करोड़ की लागत से बनाया गया है और 50 साल में यह परियोजना पूरी नहीं हो सकी, लेकिन इस सरकार के बनने के बाद जो है उस परियोजना को पूरा किया गया है। इस संबंध में जो है बलरामपुर और गोंडा का दौरा जो है जल शक्ति मंत्री, अगर आप महेंद्र सिंह की बात करें यूपी सरकार, तो यूपी सरकार के जो जल शक्ति मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो बीते दिनों गोंडा और बलरामपुर के दौरे पे थे और उन्होंने बहुत बारीक से इसकी व्यापक समीक्षा की कि क्या रहने वाला है, किस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है। तो उन्होंने इस बारे में बताया, तो वो एक कार्यक्रम अहम रहने वाला है। प्रधानमंत्री के आने की खबरें तो हैं, लेकिन इन खबरों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी बातें हैं जो कहा जा रहा है कि ये भी जो है इसमें 9,802 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। तो ये बड़ी मोटा मोटी बातें रहने वाली हैं जो 11 दिसंबर को पीएम का कार्यक्रम रहने वाला है। बलरामपुर में शायद इस कार्यक्रम की बात कही जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 लाख लोगों की जुटने की 2 लाख लोग बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद 13 को जो है प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र रहने वाले हैं काशी। इसको लेके तो काफ़ी तैयारियां तेज हैं। पूरी कह लीजिए कि जो केंद्रीय संगठन के बड़े नेता हों, चाहे आप धर्मेंद्र प्रधान जी बीती रात गए थे,
तरुण चुग लगे हुए हैं, आप ऋतुराज सिन्हा लगे हुए हैं, आप ले लीजिए कई ओझा जो वहाँ के संगठन प्रभारी हैं वो लगे हुए हैं। तो सरकार और संगठन के स्तर पर 13 तारीख के कार्यक्रम को लेके भी जहाँ कहा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण पीएम करने वाले हैं, तो पीएम का ये भी कार्यक्रम अपने आप में खास रहने वाला है। और पीएम 13 तारीख ही नहीं 14 तारीख को जो है विहंगम योग एक कार्यक्रम है उसमें शरीक करेंगे। उसके बाद एक और सबसे बड़ी बात जो रहने वाली है कि 14 तारीख को जो भाजपा शासित राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की जो है एक सम्मेलन होने वाला है। तो उसमें जो है ये भी एक बड़ा कार्यक्रम है, संगठन और सरकार की दृष्टि से जो उस नज़रिए से दोनों बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं। जी अविनाश। और 13 तारीख के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री जो है कानपुर भी आ सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कानपुर आने का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। और क्या इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है? अभी तक आधिकारिक पुष्टि कानपुर वाले मामले पे नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 28 दिसंबर को कानपुर का दौरा हो सकता है, जहां मेट्रो और पावर प्लांट ये दो बड़ी परियोजनाएं हैं, 2 योजनाएं हैं जिसका प्रधानमंत्री जो है शिलान्यास और योजनाओं का लोकार्पण कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का कुल मिला के बहुत खास दौरा रहने वाला है यूपी में। मतलब पूरा दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आने वाले हैं और चुनावों को लेकर बहुत बड़ी तैयारियां की जा रही हैं विनाश, इसी को लेकर। बिल्कुल, भले विकास की योजनाएं आती हैं, विकास की बात की जाती है, लेकिन इसमें चुनावी छटा तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि चुनाव का समय है। चुनाव के समय नेताओं का जो है आने जाने का सिलसिला शुरू है, तमाम केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लग रहा है। तो देखा आपने कि कैसे हमारे सहयोगी के पास पूरी जानकारी है इसको लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे कैसे यूपी के दौरे करने वाले हैं, क्या क्या खास रहने वाला है। लेकिन इसी के बीच अविनाश चुनावी माहौल है, गर्मा गर्मी हमेशा रहती है और नेताओं की जो कह सकते हैं कि नेताओं की जो ज़बान होती है वो तीखी हो जाती है, तेवर तीखे हो जाते हैं उनके, और जो आपसी ज़बानबाजी होती है वो तेज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। चुनाव जैसे करीब आने लगते हैं, कभी किसी के चाचा आ जाते हैं, कभी कोई रिश्तेदार बीच में आता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसको कैसे देखना चाहिए कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इसको कैसे देखना चाहिए हमें? चुनाव आते ही नेताओं की बयान जो है वो काफ़ी तीखी हो जाती है, बयानों की धार जो है नुकीली होती जाती है। कुछ ही दिन, अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ ही दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों चर्चा में है। उनका कल भी परसों का भी एक बयान है कि उन्होंने एक विशेष जाति को, विशेष समुदाय को टारगेट किया है। और उनका जैसे प्रयागराज में बयान था कि जालीदार टोपी और लुंगी छाप गुंडे जो पूर्ववर्ती सरकार में जो है व्यापारियों के लिए जीना हराम कर दिए थे। फिर उनका जो एक बयान था पहले का कि मथुरा और काशी को लेकर, और अयोध्या और काशी मथुरा बाकी, तो कहीं ना कहीं ये विकास तो अपनी जगह है, लेकिन विकास के बाद आप कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण, संप्रदायीकरण और जातिगत और समुदाय के आधार पर ऐसे बयान जो है कहीं ना कहीं समाज में एक विष घोलने का काम करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता विनाश के चुनाव आते हैं, समाज को बांटा जाता है और फिर उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो हम एकता की बातें करने लगते हैं? पहले चुनावों को पोलराइज किया जाता है, उसके बाद कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसी बातें नहीं, हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। इसका हम आपको बताते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो ओवैसी और जिस तरीके से तीखी नोकझोंक ओवैसी और टिकैत के बीच में देखने को मिली, वहीं से बयानों की धार नुकीली होती गई। टिकैत ने उनको कहा चचा जान, कहा बीजेपी का चचा जान। उसके बाद जिस तरीके से जिन्ना वाला बयान आया अखिलेश यादव का, उसके बाद आप ले लीजिए केशव प्रसाद मौर्य वाला बयान आया। उसके बाद केशव प्रसाद का मौर्य वाला बयान तो काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में रहा, काफ़ी बवाल मचा उस पर, डिबेट वाला मुद्दा रहा और इस पे काफ़ी दिनों तक कई नेताओं का बयानबाजी भी सामने आया। अभी कुछ दिन पहले जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, योगी सरकार में रघुराज सिंह उनका नाम है, तो उन्होंने एक बयान में कहा है कि मदरसों को लेके उनका भी विवादित बयान आया है कि मदरसों को लेके कहा है कि यहाँ पे आतंकियों का प्रशिक्षण होता है और मदरसों को बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे बयान जो है कहीं ना कहीं समाज में जो है गलत संदेश देते हैं। और नेता क्या होता है, नेता आते हैं चुनाव के समय और ऐसे बयानों को जो है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, समुदाय के आधार पे किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट करके जाते हैं, जिससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। कहीं ना कहीं चुनाव में पूरी पोलराइजेशन की स्थिति पैदा होती है। इस पोलराइजेशन के पीछ पे हर एक पार्टी जो है जमकर बैटिंग करना चाहिए। यानी अविनाश आप कह रहे हैं कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, घर, जो बुनियादी मुद्दे हैं वो पीछे रह जाती हैं और हम जातिवादी मुद्दे हमेशा आगे आ जाते हैं। मानसिकता हुआ और कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि ये तो बहुत ज़्यादा स्तर पर ऐसे, बहुत व्यापक स्तर पर नेताओं के ऐसे बयान सामने आते हैं।
तो जी अविनाश। चुनाव के समय और भी बयान आएंगे, लेकिन ऐसे बयान जो है चुनाव को पोलराइज की दिशा में ही ले जाते हैं और जनता का इससे कुछ भला नहीं होना है, नेता अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। तो अविनाश, अब अगर चुनाव की बात आई है और स्वास्थ्य की बात भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे की थी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में आ चुका है, कई इसके मामले भी सामने आ चुके हैं, तो जैसे जैसे चुनाव आने वाले हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता जैसे पहले के समय पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आई, उसमें बिहार के चुनाव भी उस दौरान हुए, तो यूपी के जो चुनाव होने वाले हैं कहीं ना कहीं तीसरी लहर की आशंका बन चुकी है, और इस समय पे अगर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर को ये चीज़ तेज कर देगी। जी जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जब पहली लहर आई थी, पहली लहर के बाद जिस तरीके से थोड़ा मामला मार्च में शुरू हुआ, फिर कैसे अगस्त सितंबर तक कंट्रोल हुआ, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव आ गया, उसके बाद आपने देखा होगा तेजस्वी यादव की रैली हो, चाहे नीतीश कुमार की रैली हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, चाहे तमाम भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री की रैली हो, चाहे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जाते थे बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने, जनसैलाब खूब उमड़ता था। उस समय कोरोना को लेके जनता के अंदर भय नज़र नहीं आता था, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोरोना जिस तरीके से उस समय भी पीक पे था, ऐसा नहीं कि कोरोना के मामले नहीं थे, ऐसे भी कई जगह खबरें आई कि ऐसी स्थिति में क्या चुनाव कराना जायज़ है। जी बिल्कुल। कई उस समय तो बिहार के तेजस्वी यादव ने, बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव ने बाकायदे निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिख के गुजारिश की थी कि ऐसे समय में चुनाव कराना जो है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। लेकिन निर्वाचन आयोग का अपना एक फैसला है, निर्वाचन आयोग स्वायत्त संस्था है, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि अगर ऐसा माहौल है, ऐसे माहौल में अगर जनता एक तरफ आप कहते हैं कि कोरोना में सबसे ज़रूरी है कि हम जनता का कैसे बचाव करें, जी एक एक जान हमारे लिए कीमती है। और अविनाश मुझे ऐसा चुनाव होना, अब ऐसी स्थिति आपको बंगाल चुनाव में भी देखने को मिली कि बंगाल चुनाव अभी ज्यादा दिन बीते, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, अगर बात की जाए मई की, तो उस समय आप याद करिए कि उस समय भी कोरोना पीक पे था। जी बिल्कुल। अगर आप बंगाल चुनाव के कुछ पिछले कुछ बचे हुए चरण की बात करें तो कुछ बचे हुए चरण के समय कोरोना अपने पीक पे था, शुरुआत दौर में तो था, लगभग 4 लाख केसेस आने लगे थे, 4 लाख केसेस पर डे आने लगे थे, जो है काफी जो है सावधानियां नहीं बरती गई। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठता है कि क्या ऐसे समय में चुनाव कराना जायज है, क्या ऐसे समय में लोगों की जान के साथ, क्योंकि देखिए पोलिंग बूथ पे जनता जाएगी, चुनाव जो है एक उत्सव की तरह लोग लेते हैं, एक चुनावी उत्सव है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, अपना वोट देने जाते हैं। ऐसे में चुनाव कराना कितना जायज है, और जिस तरीके से एक कोरोना का जो नया वेव आने वाला है, जिसका वेरिएंट आ गया, जिसको ओमिक्रॉन कहा जा रहा है, अभी तक 5 केसेज, अभी ताज़ा आंकड़ा बता रहा है कि 5 केसेज आ सके, दिल्ली में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दिया है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि जिस तरीके से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो है तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। तो अविनाश, अब हम अपने इस चुनावी पंचनामे के आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका हमारा ये मुद्दा हमारे पास ये है कि हर दल में टिकट बंटवारे को लेकर क्या सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ विधायक इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में गए, इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में गए, आना जाना लगा हुआ है सबका भी, और कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाता है अपनी पार्टी की तरफ, या तो टिकट बंटवारे को लेकर है या फिर किस पद को लेकर है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि ये क्या आना जाना सभी पार्टी का भी लगा हुआ है इधर। देखिए, हर एक पार्टी जो है अभी से चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गया है, और नेताओं की महत्वाकांक्षा होती है कि हमको भी टिकट मिले, मैं भी विधायक बनूं और सरकार में मेरी भी भागीदारी हो। तो हर एक खेमों की अलग अलग मांगे हैं, और आप सपा खेमे की बात की जाए, बसपा खेमे की बात की जाए, भाजपा खेमे की बात की जाए, जो बड़े दलों के साथ छोटे दलों का गठबंधन हुआ है उनकी अगर बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, और इसके लिए जो है संगठन के स्तर पे तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है, अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं, कि नए चेहरों पे बीजेपी दाव लगा सकती है, मौजूदा 150 विधायकों का टिकट काट सकती है, और इसमें जो दूसरे दल से आए हुए नेता हैं उनको हर दल प्राथमिकता दे रही है, उनको हर दल जो है अपने खेमे में लाकर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं अगर सपा की बात की जाए तो सपा जो है छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, वो खुद 300 सीटों पे जो है दावेदारी जता रही है कि हम 300 सीटों पे जो है चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में वापसी करेंगे। तो सपा की भी तैयारी, और सपा जो है अलग अलग क्षेत्रों को, लोगों को भी उतारने की बात कर रही है मैदान में, जिसमें शिक्षाविद हो सकते हैं, कुछ नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए पत्रकार हो गए, स्वास्थ्य कर्मियों की बात कही जा रही है,
कि मतलब अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी इस चुनाव में मौका देगी। अब बसपा की बात की जाए तो बसपा जो है अभी तक कह लीजिए बसपा ने जो है 20% अपना टिकट डिक्लेयर कर दिया। तो ये था हमारी 5 बड़ी खबरों का चुनावी पंचनामा। ऐसी ही बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।